नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण, महेंद्र, धनंजय और राजीव गुलेरिया ये यहाँ पर अब एक उस गाँव में चले जाते हैं जहाँ जो गाँव यहाँ पर महेंद्र के पिता का था। वहाँ पर जाने के बाद अब वो एक पंछी को कहते हैं और वो पंछी अब उन्हें दिशा दिखाता है और अब वो वहाँ पर उन्हें एक सुनसान घर के बाहर छोड़ देता है। जब वो अंदर जाते हैं तो यहाँ पर करण गुलेरिया की नज़र सामने सूखी तुलसी पर जाती है। करण गुलेरिया अब उस घर की हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं। उस घर की दीवार पर बनी डिजाइन उन्हें आयशा मारवा के उस घर की याद दिला रहा था जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी। करण गुलेरिया हर एक चीज को ध्यान से देख रहे थे। इधर राजस्थान के खास एक गांव में बने एक घर में कुछ औरतें एक आदमी को देख रही थी। वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उस आदमी को अभी धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे उस आदमी को अब होश आ रहा था तो अब उसे देखकर अब एक औरत अब अपने आसपास खड़े सभी को देख रही थी। अब उन सभी के बीच में अब खुशी की एक लहर दौड़ गई थी क्योंकि इन्होंने इस काफी लंबे समय से इसके होश में आने का इंतजार किया था। अब वो शख्स अब अपनी आंखें खोल ही रहा था। जैसे ही अब उसकी आंखें खुली तो अब वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर है। यहाँ अब एक औरत अब उससे कहती है, तुम्हें होश आ गया। अब इस बात पर वो शख्स कहता है, मैम मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। अब उस शख्स की ये बात सुनते ही अब सभी एक दूसरे को ही देखने लगे। यहाँ पर अब सभी के चेहरे एकदम से उतर गए थे क्योंकि जैसे उस इंसान को होश आ रहा था तो इन औरतों के चेहरे पर एक खुशी थी कि अब वो इससे हर एक बात जान सकती हैं। लेकिन अब जैसे ही शख्स को होश आता है तो वो खुद अपने ही बारे में उनसे पूछने लगता है, जिसे देखकर अब वो औरतें समझ जाती हैं कि ये अब अपनी याददाश्त खो चुका है। इसलिए अब वो बहुत ही उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा रही थी क्योंकि अब वो अपने मकसद में कामयाब शायद नहीं हो पाएगी। इधर अब इस भीमसरी गांव में उस घर में वो सभी इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ महेंद्र पीरामल अब कहते हैं, भाई मुझे समझ में ही नहीं आता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे तो यहाँ पर इस घर में डर भी लग रहा है। प्लीज अभी यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि ये घर किसी का है। इस बात पर ये घर अब किसका है, इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि सजावट देख कर तो उन्होंने अभी इतना ही कहा था कि तभी पीछे से राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी वही शक हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा घर देखने के बाद वो सभी अभी पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं। और तो अब उन्हें वहाँ पर अब एक 100 साल की औरत मिट्टी के घड़े बना रही थी, वो औरत दिखाई देती है। इस औरत की उम्र लगभग 100 साल के आसपास ही थी। अब उसे देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ये कौन है और आज के जमाने में, अरे इस जमाने में भी मिट्टी के बर्तन कौन यूज करता है भला, और ये इतना कुछ क्यों बना रही है। महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, इससे बात करते हैं क्योंकि इसकी उम्र भी हमें ज्यादा ही लग रही है, शायद ये हमारे किसी सवाल का जवाब दे। अब उसके ये कहने के बाद अब वहाँ पर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये शायद हमें कोई ना कुछ तो जरूर बता पाएगी या हमें कोई ना कोई क्लू दे पाएगी। यहाँ पर ये कहते हुए ही ये सभी अब उस औरत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। इधर अब
चारों ही जब चुपचाप खड़े थे तब अब करण गुलेरिया अब कहते हैं, क्या आप हमारी बात सुन सकती हैं? अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब बूढ़ी औरत जो कि अब ये मिट्टी के बर्तन को बना रही थी, जिसके हाथों में झुर्रियाँ थी, उसने ऑरेंज कलर की एक साड़ी पहने हुए थी। अब जैसे ही उसे ये आवाज़ सुनाई देती है तो अब वो पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने यहाँ पर 4 आदमी खड़े हुए थे। उन चारों ही को देखकर अब वो औरत कहती है, कौन कौन हो तुम सभी, और क्या चाहिए? यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम सब? किसने बुलाया है तुम्हें यहाँ पर? उस औरत की इस बात को सुनकर यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब कुछ कहने ही वाले थे कि तभी करण गुलेरिया ने उन्हें इशारे से कुछ भी बोलने से सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि करण गुलेरिया जानते थे कि यहाँ पर महेंद्र पता नहीं कैसे भी उठपटांग से सवाल पूछ सकते हैं, जिससे शायद यहाँ पर जो चीज़ वो जानने के लिए आए हैं वो उससे वंचित रह जाएं, क्योंकि अभी वो इस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए बड़ी ही समझदारी के साथ अब करण गुलेरिया कहते हैं, हम आपको ऑर्डर देने आए हैं, हमें मिट्टी के बर्तन चाहिए। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है कि ठीक है, लेकिन कितने बर्तन चाहिए? अब उस बुढ़िया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हमें 100 बर्तन चाहिए। अब करण की ये बात सुनते ही वो औरत बड़ी बड़ी आंखों से बस करण गुलेरिया को ही देख रही थी और वो अब उनसे कहती है, अरे कैसे आदमी हो तुम, बिना कीमत जाने मुझे ऑर्डर दे दिया। कम से कम पहले एक अपनी कीमत तो पूछ लीजिए ना कि इन बर्तनों को बनाने की मैं तुमसे क्या कीमत लेने वाली हूँ। उस औरत की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो मेरी वाइफ नेचर लवर है, उसे ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती है। उसका मानना है कि जो खाने का स्वाद मिट्टी के बर्तन में बनाने में आता है और साथ के साथ मिट्टी के बर्तन में खाने से आता है, वो स्वाद और किसी भी चीज़ में नहीं आता है। इसीलिए कीमत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कीमत चाहे जो कोई भी हो। अब मुझे अपनी बीवी के लिए इतने सारे बर्तन चाहिए, तो अब वो बर्तन तो मुझे चाहिए ही है। तो अच्छा हुआ कि आप हमें ये बर्तन बनाते हुए यहाँ पर मिल गई, नहीं तो फिर मुझे किसी और को तलाशना पड़ता ताकि वो मेरी बीवी के लिए ये ऐसे खास अच्छे डिजाइन वाले बर्तन बना देते। वैसे मानना पड़ेगा, आप बर्तन कितने ही अच्छी तरह से बना रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब वो औरत कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हारी बीवी नेचर लवर है, वैसे तुम सभी कहाँ रहते हो? अब उस औरत की इस बात पर अब इससे पहले यहाँ पर करण को ही भी जवाब देता अब राजीव गुलेरिया कहता है, अभी हम यहाँ घर ही ढूंढ रहे हैं। इस बात पर अब वो औरत कहती है, अगर आप लोग यहाँ पर घर ढूंढ रहे हो तो लगता है आप बहुत दूर से आए हो। वैसे मेरे पास एक ऑप्शन है, तुम लोग चाहो तो इस घर में रह सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी साफ सफाई करनी होगी, क्योंकि ये घर बहुत ही पुराना हो चुका है। अब उस औरत की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर नहीं रहती हैं क्या? अब धनंजय की ये बात सुनते ही वो औरत कहती है, मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ, सालों की आदत है ना, तो अब छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सालों से ही मैंने यहाँ पर काम किया है। वैसे आज मैं तुम सभी के लिए खाना भिजवा देती हूँ, क्योंकि तुम लोग अभी आए हो तो इसे साफ सफाई करने में भी तुम्हें समय लगेगा, तो आते ही तुम यहाँ पर खाना कैसे बना पाओगे? अब ये कहते हुए ही वो औरत अब अपनी जगह से उठकर अब वो अपने बनाए हुए बर्तनों को धूप में रखने लगती है और यहाँ पर अब वो सभी इस घर को साफ करने में लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये चारों अब उस घर को साफ करने लगे तो महेंद्र का तो मन बड़ा ही कर रहा था कि वो कब यहाँ पर इन सब से पूछेगा कि आखिर उन्होंने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। लेकिन अब जब वो यहाँ पर चारों अकेले थे तब अब महेंद्र पीरामल उनसे कहते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि हमें डायरेक्ट उस औरत से कुछ पूछा क्यों नहीं। अरे हम उनसे डायरेक्ट कुछ भी पूछते तो हमें उसका जवाब बता देती, फिर यहाँ पर रुकने की, बर्तन खरीदने की और यहाँ पर इस खंडर से बने घर को साफ करने की क्या ही जरूरत है। अरे देखो ना ये कितना गंदा है, तुम्हें पता भी है इसको साफ करने में कितना समय लगेगा। अब महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं,
तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम उससे सब कुछ पूछेंगे और वो हमें बता देगी। लेकिन पहले पहले हमें उन्हें ये यकीन भी दिलाना होगा कि हमारी मदद करके वो कोई गलती नहीं कर रही है, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी औरत है, उसके पास उसका सालों का एक्सपीरियंस है। तो वो हमें ऐसे ही हम कुछ भी पूछेंगे तो वो हमें ऐसे ही हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली है। इसलिए हमें काफ़ी पेशेंस के साथ और काफ़ी होशियारी के साथ हमें अपने सवालों का जवाब जानना होगा। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, बस हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा हो जाए। यहाँ पर ये सभी अब अपने काम में लगे हुए थे। इधर लंदन में अब उस पंछी ने अनिका को स्वाति मल्होत्रा को मैसेज दे दिया था, क्योंकि अनिका यहाँ पर रोहित की नींद को लेकर अब काफ़ी परेशान हो रही थी। यहाँ अनिका अब तक ब्लैक कैट के आउटफिट में रेडी हो जाती है, तो वहीं अब तक रोहित के चेहरे को अब वो कवर कर देती है। इसके बाद अब वो रोहित को टेरेस पर रखे चोपर में लेटा देती है, क्योंकि अब वो रोहित को यहाँ से लेकर जा रही थी। अब क्योंकि वो ज़्यादा समय तक तो यहाँ पर अब अपने घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि जब तक रोहित को होश नहीं आता तब तक अनिका यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए अब वो अपने पर्स में अब वो अपने इम्पोर्टेंट स्टफ को रखने के बाद अब वो उस घर को अच्छी तरह से बंद कर देती है। और अब उस घर को अच्छी तरह से बंद करने के बाद वो भी अब चौपर में आ जाती है, और कुछ ही देर में अब वो चौपर भी अब आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ अनिका के दिमाग में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे अपनी माँ और किंग से ही चाहिए थे। इधर रेखा मौसी के महल में यहाँ पर रिया अभी भी उस बुक को पढ़ने में लगी हुई थी, जो बुक वो यहाँ पर रेखा मूर्ति के महल की लाइब्रेरी से लेकर आई थी। तो वहीं इधर रेखा मूर्ति वो भी बस उसे ही बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि रिया को हमेशा उसने गेम खेलने में ही या फोन में ही टाइम स्पेंड करते हुए देखा था। इसलिए आज रेखा मूर्ति को भी बड़ा ही अजीब लग रहा था कि सच में रिया का इंटरेस्ट क्या बुक पढ़ने में भी है। यहाँ बुक पढ़ते हुए ही जब रिया कहती है, बड़ी मौसी आपने देखा, अब तक तो मैं गेम खेलती थी ना, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी गेम बना सकती हूँ। देखना, जब मैं अपना खुद का गेम बनाऊंगी तो मुझे और भी गेम खेलने में मजा आएगा। अब यहाँ पर और आप देखना कि ना किसी ने मैं ऐसा गेम बनाऊंगी जो किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना पावरफुल विलन बनाया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब उसके साथ फाइट कैसे करूं। अरे मैं बार बार उसके साथ फाइट कर रही हूँ गेम में, लेकिन मैं हर बार उससे हार रही हूँ। इसलिए अब मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना रिया कि मेरी रिया हार जाए, क्योंकि मेरी रिया ने तो हमेशा जीतना ही सीखा है। तो भला इस बार ऐसा क्या हो रहा है जो तुम बार बार हार रही हो। यहाँ पर अब रेखा मौसी और रिया एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। रिया अब यहाँ पर उसको सारी की सारी बातें बता देती है कि वो कैसे कैसे हार रही है। तभी अब रेखा मौसी के कानों में अब एक चौपर की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि V16 पावर ड्रग की वजह से रेखा मूर्ति को यहाँ पर सुनने की उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए उसे पहले से ही भनक लग जाती है कि उसके महल की तरफ कोई चौपर आ रहा है। इसलिए उस आवाज़ को सुनकर अब वो रिया से कहती है, तुम यहाँ पर अभी इस बुक को पढ़ो, मैं बस अभी आती हूँ। रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब रिया भी कहती है, ओके बड़ी मौसी, मैं अभी इस बुक को पढ़ती हूँ। या अब रिया को ये सब कहकर अब रेखा मौसी रिया को वहाँ पर छोड़कर टेरेस की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब वो वहाँ पर टेरेस पर पहुँचती है तो वो देखती है कि किंग का चौपर यहाँ उनके टेरेस पर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेखा मूर्ति ने दूर से ही उस चौपर को पहचान लिया था कि ये तो किंग का ही चौपर है। इधर कुछ ही देर के बाद अब वो चौपर जैसे ही वहाँ आकर अब लैंड हुआ तो वो देखती है कि अंदर से ब्लैक कैट आ रही है। अब ब्लैक कैट को देखकर अब रेखा मौसी उसके पास जाकर कहती है, अब टाइम मिला है तुम्हें यहाँ आने का, हाँ। उसकी बात को सुनकर अब अनिका कोई भी जवाब नहीं देती। वो अब सीधा ही रोहित को बड़े ही आराम से उस चौपर में से निकालने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये सब देखकर अब रेखा मौसी अनिका के पास आकर कहती है, क्या हुआ है रोहित को। अब इस बात पर अनिका कहती है,
मासी मैं आपको ये सब बाद में बताती हूँ, पहले इन्हें रूम में लेकर चलते हैं। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रेखा मौसी भी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ अनिका और रेखा मौसी दोनों ही मिलकर अब रोहित को नीचे की तरफ लेकर जाने लगती हैं। इधर कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पर जब नीचे आती है तो वो अब एक रूम में आकर अब रोहित को वहाँ पर एक बेड पर लेटा देती है। रोहित को अच्छी तरह से बेड पर लेटाने के बाद और उसके ऊपर चादर को कवर करने के बाद अब यहाँ पर रेखा मौसी कहती है तुम जाकर अभी चेंज कर लो। इस बात पर अब अनिका कहती है मौसी माँ कहाँ पर है। अब अनिका की इस बात पर रेखा मौसी कहती है अरे वो यही कहीं होगी, तुम उन्हें फोन कर लो। और हाँ पहले ये बताओ कि रोहित को क्या हुआ है। रोहित ठीक तो है ना, क्योंकि जिस हालत में तुम उसे यहाँ पर लेकर आई हो उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रोहित अपने होश में नहीं है। कि क्या हुआ है रोहित को। अब रेखा मौसी की इस बात पर अब अनिका कहती है कि वो मिस्टर मारवा सो रहे हैं। अब अनिका की ये बात सुनते ही रेखा मौसी कहती है क्या सो रहे हैं, और वो भी रोहित। अरे तुम्हारे वाली ये बीमारी रोहित को कैसे लग गई कि उसे आभास भी नहीं हुआ है कि कोई उसे उठा कर लेकर जा रहा है। ऐसी भी कैसी नींद हो गई उसकी। अब यहाँ पर रेखा मौसी की इस बात पर अब अनिका कहती है वही तो मैं जानना चाहती हूँ मौसी, मुझे मिस्टर मारवा की काफी ही चिंता हो रही है। हालांकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ लेकिन इस पहेली को सुलझा नहीं पा रही हूँ। इधर ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है ठीक है अनिका तुम इसके बारे में चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस पहेली को भी सुलझा ही लोगी। इसलिए अभी के लिए तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनवा देती हूँ। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अनिका कहती है नहीं मौसी मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। अनिका की ये बात सुनते ही रेखा मौसी कहती है तुम्हारे कुछ ना खाने से रोहित जाग तो नहीं जाएगा ना अनिका, क्योंकि जिस तरह से तुम इधर उधर भाग दौड़ कर रही हो वो तुम तभी कर पाओगी ना जब समय से तुम्हारे पेट में कुछ खाने के लिए जाएगा। इसलिए अभी पहले कुछ खा लो और उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगी। तुम अभी उसे सोने दो, जब रोहित की नींद पूरी हो जाएगी तो वो अपने आप ही जाग जाएगा। इधर ये सुनते ही अनिका कहती है हाँ ठीक है मौसी मैं बस चेंज कर आती हूँ। और ये कहते हुए अनिका अब कबर्ड से अपने कपड़े लेकर सीधा ही बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। अनिका के उधर जाने के बाद अब यहाँ पर रेखा मौसी भी अब सीधे ही बाहर की तरफ निकल जाती है और अब यहाँ पर वो अब सीधा ही अब अपने हेड सर्वेंट के पास जाती है। अब हेड सर्वेंट के पास जाने के बाद अब यहाँ पर रेखा मूर्ति कहती है कि आज खाने में सब कुछ अनिका के पसंद का बनाना। अब यहाँ पर रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही हेड सर्वेंट भी अब वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काफी सालों से अनिका यहाँ पर इसी महल में रेखा मूर्ति के साथ रही थी। तो यहाँ पर इस हेड सर्वेंट को भी अनिका की पसंद नापसंद के बारे में काफी अच्छी तरह से पता था। इधर अब अपना काम करने के लिए अब वो सर्वेंट चला जाता है। यहाँ रेखा मौसी सोचती है कि वो रिया को जरूर बताएगी कि उसके मोम और डैड यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि वो कब से उन्हें याद कर रही थी। ये सोचकर ही अब रेखा मौसी रिया के रूम की तरफ जाने लगती है और वो वहाँ पर जाने के बाद अब वो वहाँ पर दरवाजे को नॉक करती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने रिया को देखकर अब रेखा मौसी कहती है रिया तुम्हारी बड़ी मौसी के पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। रेखा मूर्ति के मुंह से अब सरप्राइज का नाम सुनते ही तो रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और अब यहाँ पर अब रिया कहती है वो क्या है बड़ी मौसी। अब रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है चलो मेरे साथ, क्योंकि वो सरप्राइज मैं तुम्हें खुद दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे ही तुम वो सरप्राइज को देखोगी तो सच में तुम इतनी खुश होगी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर अपनी बड़ी मौसी की ये बात सुनते ही यहाँ पर रिया भी काफी खुश हो जाती है और अब वो काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ ठीक है बस जल्दी से चलो। और ये कहते हुए ही रेखा मौसी अब अपने हाथ से रिया की आंखों को बंद कर देती है और अब उसकी आंखों को बंद करने के बाद अब वो उसे गाइड करते हुए अनिका के रूम की तरफ लेकर जाने लगती है।
जब यहाँ पर रेखा मौसी और रिया दोनों ही जा रहे थे तो अब वो रिया अपनी बड़ी मौसी से कहती है, आप बड़ी मौसी प्लीज बताइए ना क्या सरप्राइज है, क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा है। यू नो ना कि मुझे सरप्राइजेस कितने अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर रिया की बात सुनते ही रेखा मूर्ति कहती है, बस बस थोड़ी देर और हम पहुंच गए। इधर वहां जाने के बाद अब रेखा मौसी रूम को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब रूम खुला तो सामने अनिका अपने बालों को टॉवल से सुखा रही थी। इधर अब रेखा मौसी अब जैसे ही वो वहां पहुंच जाते हैं दरवाजा खुल जाता है तो अब वो रिया की आंखों से अब अपने हाथ को हटा देती है। अब रिया ने जैसे ही अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो वो अब अपने सामने अपनी मम्मा को देखती है और अब अपनी मम्मा को देखकर रिया एकदम से ही खुश हो जाती है और वो अब अनिका को एक जोर का हक कर लेती है और हक करते हुए कहती है, ओफो मम्मा, आप यहाँ आने वाली थी तो मुझे क्यों नहीं बताया। आपको पता है ना मैंने आपको कितना ही मिस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर अनिका रिया को प्यार करने लगती है तो कभी वो रिया को किस करती है और इधर रिया भी अब अपनी मम्मा को प्यार करने के बाद अब उसकी नज़र वहाँ पर बेड पर लेटे हुए अपने डैड पर जाती है। अब अपने डैड को ऐसे सोता हुआ देखकर अब वो अनिका से कहती है, मम्मा डैड क्यों सो रहे हैं, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है डैड को। रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका रिया से कहती है, रिया डैड ठीक है, बस वो भी के लिए सो रहे हैं। अब अपनी मम्मा की इस बात पर रिया कहती है, मम्मा डैड इतना कब से सोने लग गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसी बीमारी अब डैड को कैसे लग गई, क्योंकि हमेशा आप सोती रहती थी ना, लेकिन अब तो हम जब भी देखते हैं अब डैड ही सोते रहते हैं। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं रिया बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, डैड बस जागने ही वाले हैं, जैसे ही डैड जग जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सुनते ही अब रिया कहती है, मैं भी यहीं पर हूँ और वो अब वहाँ पर रिया बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो बड़े ही ध्यान से अपने डैड को ही देख रही थी। तो वहीं अनिका अभी मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है तो वही रेखा मौसी वो वहाँ पर लगे हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। यार रिया कहती है, मैं कितने टाइम के बाद अब अपने डैड को देख रही हूँ। अब रिया ये कहते हुए ही रिया अब रोहित को एक फोरहेड किस करती है और अब वो कहती है, डैड आप बस जल्दी से उठ जाइए ना, क्योंकि मैं अब आपके जागने का और इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। कितनी ही ऐसी ढेर सारी बातें हैं डैड जो मुझे आपके साथ करनी है। मैंने कितने ही लंबे समय से उन बातों को अब तक दबाए रखा है। मुझे आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, सब कुछ। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका जो कि रिया की हालत को अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि जब रोहित को टेरेस से नीचे फेंका गया था तो तब रिया की कैसी हालत थी और उसके बाद जब उसे सच का पता चला था तो फिर भी भले ही वो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह उसने अपनी मम्मा के प्लान में खुद शामिल हो गई थी। लेकिन अब अपने डैड के सामने तो वो उसके अपने डैड की प्रिंसेस है, इसलिए वो अब अनिका उससे कहती है, रिया आप चिंता मत करो बेटा, डैड की जब नींद पूरी हो जाएगी तो वो आपके साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे। अपनी मम्मा की ये बात सुनने के बाद अब रिया कहती है, सच में प्रॉमिस मम्मा कि डैड मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मेरे बच्चा पक्का प्रॉमिस। अब चले यहाँ पर अब अनिका रिया और रेखा मौसी के साथ नीचे डिनर के लिए आ जाते हैं और यहाँ अनिका अपने फ़ोन से अब अपनी माँ को कॉल लगा रही थी, क्योंकि अभी तक वो अपनी माँ से मिल नहीं पाई थी। इवन उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर राजमहल में है कहाँ पर। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब अनिका कहती है, माँ कहाँ हैं आप। अनिका की इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज आती है कि मैं नीचे बेसमेंट में हूँ, तुम वहीं पर ही आ जाओ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मैं बस एक बार अपना खाना फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर आती हूँ। ये कहते हुए अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो रेखा मौसी से कहती है, मौसी आप सभी अभी डिनर कर लीजिए, मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मैं आप दोनों को
बाद में ज्वाइन करती हूँ। और इधर रेखा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, मामा आप प्लीज जल्दी से आना, क्योंकि हम सब तो डिनर साथ में करने वाले थे ना, मैं आपका पक्का वेट करूंगी। अब रिया की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है मैं जल्दी ही आऊंगी। और इधर अनिका अब स्वाति मल्होत्रा से मिलने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है। इधर इंडिया में मारवा हाउस में नेत्रा अब अपनी फोन से एक नंबर डायल कर देती है। कुछ ही देर की रिंगटोन के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब नेत्रा कहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। नेत्रा के यहाँ पर नेत्रा की इस बात को अब नेत्रा को सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ और मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारी मदद के लिए ही किया था, ताकि तुम उस गनिका गुलेरिया को हल्के में ना लो। वो कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि तुम शायद उसे आम लड़की समझने की गलती कर रही हो। अरे वो इकलौती एक ऐसी स्टूडेंट है जो अपने गुरु से भी आगे निकल जाती है, चाहे वो उसके फाइटिंग गुरु बलवीर सर हो या फिर खुद। यहाँ पर सामने वाले ने इतना ही कहा था कि तभी अब नेत्रा कहती है कि मैं सब जानती हूँ। आप ये निकाह वो पुराण बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इस अनिका पुराण को सुन कर बोर हो चुकी हूँ। मैं अब इस अनिका का नाम सुन के इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे जितनी खबर मिली है वो अनिका को आपने अपने मरे हुए पति की याद में तड़प तड़प कर मर जाएगी। ये कहते हुए ही अब नेत्रा को सामने से फिर से आवाज आती है कि लगता है कि तुम्हें खबर नहीं मिली है। अगर अनिका गुलेरिया अपने पति की याद में है तो इंपीरियल कॉलेज में कौन अनिका गुलेरिया है? शायद तुम्हें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लंदन में इंपीरियल कॉलेज में भी कोई अनिका गुलेरिया है। अब ये बात सुनते ही तो अब नेत्रा कहती है, वट रब्बी क्या कह रहे हैं आप? अगर आपकी बात सही है और वो अनिका गुलेरिया उस कॉलेज में है तो मेरे लिए ये तो एक अच्छी खबर है। मेरे लिए तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा आपकी इस बात पर, क्योंकि मैं अनिका के बारे में मुझे खबर मिली है कि वो तो अब अपनी सुध बुध ही खो बैठी है। मुझे अब सच क्या है उसका पता लगाना ही होगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात करती हूँ। अरे आखिर ये अनिका गुलेरिया कहाँ है? और सबसे बड़ी बात कि ये आयशा मारवा कहाँ गायब हो गई है? क्योंकि जब से रोहित की प्रेयर मीट हुई है उसके बाद से तो ये आयशा मारवा का भी कुछ अता पता नहीं है। और हाँ, मेरी मानिए कि आप अभी उसे लंदन भेज दीजिए, ताकि वो लंदन में अनिका गुलेरिया के ऊपर नजर बना कर रखे। अब इस बात पर सामने से आवाज आती है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, जिस काम के लिए तुम वहां पर गई हो उसे करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। इधर कुछ ही देर के बातें करने के बाद अब नेत्रा अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। या नेत्रा अब अपने मन में यही सोच रही थी कि वो आयशा मारवा को यहाँ पर कैसे बुलाए, क्योंकि नेत्रा ने अपने प्लान के मुताबिक वो आयशा मारवा के थ्रू ही यहाँ पर अनिका तक पहुँच सकती थी, लेकिन अभी उसे आयशा मारवा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो सोचती है, खैर वो ऐसा क्या करे जिससे कि आयशा मारवा खुद ब खुद यहाँ पर आ जाए। अरे जो काम मैंने सालों पहले अधूरा छोड़ दिया था उसे मैं अब पूरा करना चाहती हूँ। आखिर सालों पहले मेरे सम्मोहन में क्या कमी रह गई थी जो सालों पहले वो आयशा मेरे सम्मोहन में नहीं आई थी उस वक्त। लेकिन अब नहीं, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और अब वो मेरे सम्मोहन की शक्ति भी अब पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। बस एक बार उस आयशा को अपने वश में कर लूं, उसके बाद तो मुझे कोई भी मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। वैसे मुझे तब एक बात समझ में नहीं आई कि मैं ताकतवर तो उस वक्त भी बहुत ही ज्यादा थी, तो फिर मेरी ताकत का उस आयशा मारवा के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ? उस समय वो आयशा मेरे ताकत से कैसे बच कर निकल गई? या इधर नेत्रा अपने ही ख्यालों में थी और अब वो अपने ख्यालों में ही इधर अपने रूम से बाहर आ जाती है और अब वो यही सोचती है कि मुझे स्वाति मल्होत्रा को अब अपने वश में करके अनिकरण फार्मेसी को अपने नाम करना ही होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर आयशा मारवा नहीं आ जाती तब तक मैं स्वाति मल्होत्रा से ही अपना काम चलाती हूँ। तब तक मैं जो ये
कितने सालों से ये पेंडिंग वर्क है, इसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद ही पापा जो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें फिर मिल ही जाएगा, फिर उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। या नेत्रा भी अपने ही ख्यालों में थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ भीमेश्वरी गांव के उस घर में अब तक इन सभी ने मिलकर अब इस घर को पूरी तरह से साफ कर दिया था। यहाँ महेंद्र पीरामल अब घर को साफ करने के बाद कहते हैं, अरे यार मैं तो अब थक गया हूँ, अब मेरे से तो हिला भी नहीं जाएगा। इधर वो अब अपनी पूरी जिंदगी, अब वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी साफ सफाई नहीं की है जितनी कि मैंने आज एक ही दिन में कर ली। अब महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा वर्कआउट हो गया है आज के लिए। अब राजीव की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं कि मेरी क्या भी उम्र है वर्कआउट करने की, तुम अपने भाई से ही पूछो, क्या उसके दिमाग में कोई आइडिया आया कि तुम उस औरत से पूछोगे कैसे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कुछ तो सोचा ही होगा ना करण ने। यहाँ पर ये सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अब वहाँ पर आ जाती है और अब वो अब अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आ जाती है और अब वो उन लड़कियों से कहती है कि आओ आओ जल्दी आओ, मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करना है, क्योंकि मेहमान नवाजी हमारा सर्वोपरि होता है। कुछ ही देर में वो औरत अब दरवाजे के पास आकर अब दरवाजे को नॉक करने लगती है कि तभी अब सामने से दरवाजा खुला तो वो औरत कहती है, अरे अरे वाह बेटा, आप सभी ने तो इस घर को फिर से रहने के लायक बना दिया, और वो भी इतनी जल्दी।